सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्य खंड में नई कविता। ठीक है, कविता का नाम है ग्राम श्री और इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कविता को पढ़ेंगे। देखो, सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अब देखो बच्चों, जो ये सुमित्रानंदन पंत जी थे, उनका जन्म उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा ज़िला है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है कौशानी, वहाँ पे सन 1900 में हुआ था। ठीक है, इनकी जो पढ़ाई हुई वो इन्होंने बनारस और इलाहाबाद से की। उसके बाद जब ये कॉलेज पढ़ ही रहे थे तो तभी क्या हुआ था, जब आज़ादी के लिए आंदोलन सन 1947 से पहले जब आंदोलन शुरू होने लगे थे तो इनका क्या है, इन्होंने गांधी जी से इनका संपर्क था। तो गांधी जी के आह्वान पे गांधी जी ने कहा कि तुम भी क्या करो, आज़ादी के आंदोलन में भाग लो। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉलेज छोड़ दिया और फिर ये आंदोलन में चले गए। ठीक है, छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में इनका देवासन हो गया। अब देखो, जब ये आंदोलन में गए सुमित्रानंदन पंत जी, तो उसके बाद इन्होंने बहुत समय तक ये आंदोलन में रहे। उसके बाद इन्होंने 1916 से 1977 तक इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। ठीक है, और 1977 में जब इनका फिर वहाँ पे मृत्यु हो गई। ठीक है, वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगान, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। अब देखो, ये जितनी भी सारी हैं, ये सारी की सारी इनकी कविताएं हैं। ठीक है, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इन्होंने, क्योंकि एक कवि थे, प्रकृतिवादी कवि थे, तो इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, तो इसके लिए इन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला और नेहरू पुरस्कार भी मिला। ठीक है, पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। अब देखो, सुमित्रानंद पंत जी ने जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, प्रकृति और जो मनुष्य है उनके संबंधों के बीच ही इन्होंने कविताएं लिखी है कि मनुष्य का प्रकृति से कैसा संबंध रहता है। ठीक है, अब देखो, इनकी जो एक कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की, ग्राम्य श्री। ठीक है, ग्राम श्री। तो ग्राम श्री कविता में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, इसमें इन्होंने शरद ऋतु का ज़्यादा वर्णन किया है। ठीक है, एक बार क्या होता है, कवि जो सुमित्रानंदन पंत जी एक बार वो नदी के किनारे रहते हैं। तो जब वो नदी के किनारे रहते हैं तो उन्हें नदी के किनारे बहुत सारे खेत दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से वो क्या करते हैं, उन खेतों को देख करके ही वो एक कविता लिखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल फलक। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी क्या करते हैं, खेतों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या करते हैं, वो खेतों को देखते हैं। वो नदी किनारे जब वो खड़े हैं तो वो खेतों को देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं कि खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली।
कि खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। ठीक है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, और उस पर सूर्य की किरणें ऐसी लिपटी हुई है मानो चांदी के समान उज्ज्वल जाली सी सुशोभित हो रही है। ठीक है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। अब वो कवि आगे कहते हैं कि हरे हरे तिनके धूप में ऐसे तरंगित हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो उनके हरे हरे शरीरों में लहरें मारता हुआ रक्त झलक रहा हो। ठीक है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। आगे पंत जी कहते हैं आगे कि हरियाली से भरी भूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया है। ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किकणियाँ हैं शोभाशाली, उड़ती भिनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। ठीक है। आगे पंत जी कहते हैं आगे कि रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। आगे वो प्रकृति को देख कर कहते हैं, उन खेतों को देख कर वो कहते हैं कि धरती की शोभा देखकर ऐसा लगता है मानो धरती प्रसन्नता से रोमांचित हो उठी हो। ठीक है। रोमांच के रूप में उसके तन से गेहूं और जौ की बालियां उगाई हैं। आगे वो कहते हैं कि अरहर सनई की सोने की किकणियाँ हैं शोभाशाली। आगे पंत जी कहते हैं कि जो अरहर की जो दाल होती है, जो अरहर के जो पेड़ हैं, अरहर और सनई भी एक ऐसा ही एक पौधा होता है। ठीक है। क्यों कह रहे हैं कि सनई और अरहर की सुनहरी पकी फलियाँ रुनझुन की मधुर ध्वनि करती हुई ऐसी लग रही हैं, ऐसी सुशोभित हैं कि मानो वे वसुधा की कमर पर, वसुधा कहते हैं धरती को। ठीक है। कि ऐसे लग रहे हैं कि वे धरती की कमर पर बंधी करधनी के सुंदर घुंघरू हैं। करधनी कहते हैं जो कमर पे बांधने वाला एक रहता है, उससे बहुत सारे घुंघरू रहते हैं। ठीक है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति में जो अरहर और सनई की जो फसल है, उन पे जो लगी हुई दालें लगी हुई वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि धरती ने अपने कमर पे करधनी बांध रखी हैं हो और उस पर बहुत सारे घुंघरू लगे हों। आगे वो कहते हैं उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। आगे पंत जी आगे कहते हैं कि सरसों भी अपनी पीली रंगत लेकर खेतों में खिलखिला रही है। सरसों के फूलों से उठने वाली मीठी हल्की तैली महक पूरे वातावरण में फैल रही है। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कि आगे वो कहते हैं कि और ये देखो, वो कहते हैं कि धरती को कहते हैं कि और ये देखो धरती के इस सौंदर्य को निहारने के लिए, मतलब धरती को देखने के लिए नीलम की कलियों के समान तीसी के नीले फूल भी हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। अब देखो जब गेहूँ रहते हैं तो उसके मसूर की दाल रहती है, अरहर रहता है, सना रहता है, तो उसके साथ ही क्या रहता है, एक फूलों का भी पौधा बहुत सारे खेतों में उगे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि वो पौधा भी क्या कर रहा है, धरती को झांक झांक के देख रहा है कि धरती की कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं पंत जी, आगे पंत जी कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कि आगे पंत जी आगे कहते हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। ठीक है।
कि पंत जी कहते हैं कि खेत में चारों ओर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, ठीक है, विविध प्रकार के फूल खिले हुए हैं और उनके बीच में उनसे सटी हुई मटर की फसल इस प्रकार हंस रही है मानो कोई सखी अपनी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो, ठीक है। फिर आगे पंत जी कहते हैं कि मखमली पेटियां सी लटकी छिमियां छिपाए बीज बीज लड़ी, कि आगे पंत जी कह रहे हैं कि कहीं मखमली पिटारों के समान फलियां लटक रही है जिनमें बीजों की लड़ियां छुपी हुई है, कि पेड़ों पे बहुत सारे छिमियाँ की फलियां बहुत सारी लगी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। आगे वो कहते हैं, पंत जी कहते हैं आगे कि अनेकानेक अनेक रंगों के सुंदर सुंदर फूल बहुत सारे खिले हुए हैं और उन पर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी तितलियां उड़ती फिर रही हैं फूलों के ऊपर, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। आगे वो कहते हैं कि उन फूलों को देखकर और उन तितलियों को देखकर तो ऐसे लगता है कि मानो फूल ही प्रसन्नतापूर्वक, मतलब फूल ही खुशी के मारे एक डंठल से दूसरी डंठल पर जा रहे हों। ऐसा लग रहा है जब तितलियां उड़ के एक फूल से दूसरे फूल पर जा रही हों। तो कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे फूल ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रही हों, ठीक है। इससे आगे के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।